नमस्कार। कक्षा 9वीं विषय गणित। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 6 त्रिभुज। तो सर्वप्रथम त्रिभुज से संबंधित व्याख्या करेंगे। इस व्याख्यान के बाद हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं इसकी बात करेंगे। तो पहले ले रहे हैं हम अध्याय त्रिभुज। तो त्रिभुज की जो बातें हैं उन त्रिभुज के लिए काम में आने वाली सभी चीजों का आज हम जान लेते हैं। उसके बाद हम अपना आज का भाग शुरू करेंगे। तो त्रिभुज वह शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि और भुज। त्रि जो शब्द है, त्रि का अर्थ आता है तीन से, और भुज जो शब्द है उसका अर्थ आता है भुजा से, यानी तीन भुजाएं। एक ऐसी आकृति है जिसमें तीन भुजाएं होगी और वह तीनों भुजाएं मिलकर एक आकृति का निर्माण करेगी। तो इसकी परिभाषा को जब हम नाम देते हैं, परिभाषा के रूप में जब व्यक्त करते हैं, तो इसकी परिभाषा बनती है तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति जो है वो त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, यानी त्रिभुज जो होते हैं त्रिभुज भुजाओं के आधार पर अलग भागों में बांट सकते हैं, कोणों के आधार पर अलग प्रकार से बांटे जा सकते हैं। अब जब इनको बांटने की बात कही जाती है तो बांटने के लिए त्रिभुज की जो आकृति है, त्रिभुज की ये जो आकृति है, इस त्रिभुज को हम भुजाओं और कोणों के आधार पर विभिन्न भागों में बांट पाएंगे। जैसे भुजाओं के आधार पर अगर बांटने की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं या तो त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं आपस में समान होगी, यानी ये जो तीनों भुजाएं हैं तीनों ही भुजाएं परस्पर बराबर होगी। जब तीनों भुजाएं परस्पर बराबर होती है तो आकृति बनती है समबाहु त्रिभुज की। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं परस्पर समान होती है तो आकृति जो बनेगी वो समबाहु त्रिभुज की आकृति बनेगी। तीन की जगह जब दो भुजाएं समान हो, यानी ये जो दोनों भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं को अगर हम बता दें ये दोनों भुजाएं परस्पर समान है, तो ऐसी स्थिति में जो आकृति बनती है, त्रिभुज बनता है, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो तीनों भुजाएं अलग अलग हो सकती है, यानी तीनों भुजाओं का जो नाप होगा, तीनों भुजाओं का नाप अलग अलग होगा। जब तीनों भुजाओं का नाप अलग अलग होगा तो उस त्रिभुज को हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। आगे हम बात करते हैं कोणों की। तो कोण भी अलग अलग प्रकार से बनते हैं। जैसे अभी जो आपके सामने त्रिभुज बना हुआ है, उस त्रिभुज में तीनों ही कोण न्यून कोण है। तीनों ही जो है वो 90 डिग्री से छोटे कोण है। जब तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो वो जो आकृति बनती है वो कहलाती है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा, तीनों में से कोई भी एक कोण अगर 90 से बड़ा हो जाता है, जैसे ये एक कोण 90 से बड़ा प्राप्त हो गया, कोई भी एक कोण अगर हमें 90 से बड़ा प्राप्त हो जाता है तो वह जो त्रिभुज बनेगा वह त्रिभुज बनेगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद हम बात करते हैं 60 के 90 से छोटा हो गया, 90 से बड़ा हो गया। अब दोनों ही त्रिभुजों में या त्रिभुज जो है उस त्रिभुज में तीनों में से कोई भी एक कोण अगर हमें 90 डिग्री का बनता है, जैसे ये त्रिभुज है, यहाँ ये जो कोण बना है ये 90 डिग्री का कोण यहाँ मैंने बनाया है, तो एक कोई भी तीनों में से कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री का बन जाता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार जब आप देखते हो तो ये चीजें हैं जो मैंने त्रिभुजों के लिए लिखी है। तो त्रिभुज को जब शुरू करते हैं तो वो शुरू होता है तीन भुजाओं से। तीन भुजाओं से घिरी जो बंद आकृति होती है वो त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज बनने के बाद त्रिभुज भुजाओं और कोणों के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जाता है। तो हमने पहले बात की भुजाओं के आधार पर।
भुजाओं के आधार पर अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं परस्पर समान होती है तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में जाता है। जब उस त्रिभुज की दो भुजाएं परस्पर बराबर होती है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में चला जाता है। और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है उस स्थिति में जो त्रिभुज होता है वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद हम कोणों की बात करते हैं, कोणों के आधार पर चलते हैं। तो कोणों के आधार पर हम बात करें, त्रिभुज के अगर तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो वह जो त्रिभुज बनेगा वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि उसके तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। उनकी वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच में आती है। दूसरी बात की मैंने अधिक कोण त्रिभुज की। अधिक कोण त्रिभुज जो होता है उसमें त्रिभुज के कोई भी एक कोण 90 से बड़ा होगा। जैसे ये जो आकृति यहाँ बनी गई है, इस आकृति में ये जो कोण है ये 90 से बड़ा है। अगर तीनों में से कोई भी एक कोण 90 से बड़ा बन जाता है तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। और तीसरा मैंने देखा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में तीन कोण जो त्रिभुज के होते हैं उनमें से कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री का बनता है तो वह समकोण त्रिभुज होगा। अब इस त्रिभुज में ये समकोण है, दूसरे दो न्यून कोण है, तो न्यून कोण की स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि न्यून कोण के लिए तीनों कोण न्यून होने जरूरी है, जबकि समकोण त्रिभुज में ऐसा जरूरी नहीं है, अधिक कोण त्रिभुज में ऐसा जरूरी नहीं है। अधिक कोण के लिए एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए और समकोण त्रिभुज के लिए एक कोण समकोण बनना चाहिए। तो इस प्रकार अभी जो हमने यहाँ पढ़ा है भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण और कोणों के आधार पर वर्गीकरण। अब आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों में कुछ त्रिभुज बन गए, उन त्रिभुजों में किस प्रकार से समानता होती है, किस प्रकार हम दो त्रिभुजों की परस्पर समानता बता सकते हैं, किस प्रकार से उन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, उसके कुछ नियम हैं। उन नियमों की जानकारी इस अध्याय में हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले वो चीज क्या है, कौन से नियम है, किस प्रकार उनका हमें अध्ययन करना है, तो उसकी जानकारी हम करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम त्रिभुज में आगे का टॉपिक सर्वांग समता क्या है, कैसे होगी ये देखते हैं। तो शब्द है सर्वांग समता। सर्वांग समता, अब ये एक शब्द है सर्वांग समता जो विभिन्न शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इस शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो ये बनता है सर्व धन अंग धन सम धनता। ये चार भागों में शब्द टूटता है, सर्व धन अंग धन सम धनता। जब इसका हिंदी करते हैं, सर्व का अर्थ हो जाएगा सभी, अंग का मतलब सभी अंग, सम का मतलब समान, और ता जब भी किसी शब्द के पीछे लगता है तो वह उसकी विशेषता बनाता है, वो उसका भाव अंदर जो भाव आने वाला है उस भाव को व्यक्त करता है। तो सभी अंग समान इस प्रकार की विशेषता प्रकट करने वाली जो होती है उसको हम सर्वांग समता कहते हैं। परिभाषा क्या है, ऐसे आकृतियां जिनके सभी अंग समान हो, ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान हो वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग परस्पर समान हो वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। और इनका ये जो गुण है ये गुण सर्वांग समता कहलाता है। यानी सर्वांग समता जो है वो आकृतियों के सर्वांग सम होने का गुण है, उसको हम सर्वांग समता कहते हैं। कक्षा 9 में हम सर्वांग समता पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 में हम समरूपता पढ़ेंगे, यानी रूप किस प्रकार समान होंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं अंग किस प्रकार समान होंगे, अवयव, और 10th क्लास में हम पढ़ेंगे इनका आपसी रूप किस प्रकार समान हो सकता है। तो सर्वांग समता आकृतियों के जब अंग समान होते हैं उन आकृतियों को हम सर्वांग सम कहते हैं, और उनके जो सर्वांग सम होने का गुण होता है वो सर्वांग समता कहलाता है। अब जब इस सर्वांग समता की हम बात करें तो सर्वांग समता के अंतर्गत कुछ नियम है किस प्रकार आकृतियों के सभी अंग समान हो सकते हैं। सर्वांग समता के नियमों को हम किस प्रकार इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, किस प्रकार हम इनको लगा सकते हैं। तो 5 नियम में कौन कौन से हैं देखेंगे। तो पहला है ट्रिपल एस नियम, जिसको कहा जाता है भुजा 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 नियम। भुजा 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 नियम। दूसरा आता है ASA नियम, ये होता है कोण भुजा कोण नियम। तीसरा आता है AAS नियम। AAS नियम जो होता है वो रहता है कोण भुजा कोण नियम। फिर 3 के बाद 2 और है, जिसमें आता है चौथा
SAS नियम। SAS नियम जो हो जाएगा वो होगा भुजा कोण भुजा नियम। और 5 आएगा RHS नियम, समकोण कर्ण भुजा। ये 5 नियमों के आधार पर हम समान क्षमता दिखाते हैं। दो त्रिभुजों में किस प्रकार हम समान क्षमता बता सकते हैं, वो इन 5 नियमों के आधार पर बताई जाती है। विस्तृत विवरण जो है इनका, नियम किस प्रकार लगेंगे, कैसे हम इन नियमों को समझ सकते हैं, नियम क्या है, कैसे इनकी रचना है, ये सारा हम पढ़ेंगे अगले भाग में। उससे पहले इसमें एक बिंदु है, समान क्षमता जो हमने शुरू की है वो किस साइन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। बराबर के लिए जैसे 2 लाइन खींचते हैं तो समान क्षमता के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, तो वही है बराबर का निशान और उसके ऊपर एक लहर के रूप में प्रयोग करनी है। तो वो जब लहर अपन जब प्रयोग लेते हैं बराबर के साथ में, तो वो जो निशान बनेगा वो समान क्षमता कहलाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के लिए जो समान क्षमता के नियम है वो हम आगे के भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।